25 मिनट के रास्ते में 50,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर खड़े थे। तो जब मैं चाय पीने गया तो एक वहाँ के मंडलाध्यक्ष ने धीरे से मुझे बताया, वो जो बहन आपके साथ फोटो खिंचवा रही थी ना, तो नाव में से जैसे ही उतरे नदी के उस पार, बोले साहब हमें आपको बचाना है। कुछ ही दिन पहले एक कार्यकर्ता का पार्टी मीटिंग से लौट रहा था, आप बहुत सुंदर मूर्ति बनाते हो, मैंने देखा भी है बहुत सुंदर मूर्ति खड़ी है, फिर ये इतनी सारी घर में क्यों लगी? तो बोले साहब, वो रोने लगे। बोले राणा जी, मैंने अपने हाथों से 16 अपने साथियों की लाशों को धोया। 16 स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है, अपने फैसले लेने के लिए भी अत्याचारों स्वतंत्र। की पराकाष्ठा। तो उसने पूछा ठीक है, वो निशान मुझे बताओ, भाजपा का निशान का। घरों में घुस गए लोग, वो सामूहिक दुराचार किया बहनों के साथ। नमस्ते, मैं हूं दीपिका मनोहर और आप देख रहे हैं प्रेरणा मीडिया। बंगाल का चुनावी रण केवल जीत की कहानी भर नहीं है, ये हजारों कार्यकर्ताओं की त्याग, समर्पण और संघर्ष का परिणाम है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही त्याग और बलिदान की, पश्चिम बंगाल के काले अध्याय के उन जख्मों की, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के मंत्री रहे सुरेश राणा जी। सुरेश राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपिका जी। सुरेश राणा जी, आपने बंगाल में संगठन की भूमिका काफ़ी लंबे समय तक निभाई है। संगठन को बंगाल में खड़ा करने की जो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों से होकर कार्यकर्ता गुजरे, वहाँ के लोगों की परिस्थिति, इन सबको आपने बहुत करीब से देखा है। तो मेरा आपसे सबसे पहला यही सवाल कि बंगाल में संगठन को खड़ा करने में, उसकी यात्रा में कौन कौन सी परेशानियां, कैसी परिस्थितियों से संगठन को, कार्यकर्ताओं को होकर गुजरना पड़ा? बंगाल की जीत, आपने ठीक कहा कि एक बहुत बड़े इस समर्पण की जीत है, और मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूँ, हृदय की गहराइयों से उनका चरण वंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने वो वाक्य जो है ना, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इस कल्पना के साथ अपने प्राणों की बाजी को लगाया जी। और मैं कह सकता हूँ खुद ही नहीं, अपने पूरे परिवार को भी समर्पित कर दिया भारत माता की सेवा में, भारत माता के चरणों में। ऐसे अनेकों हजारों परिवार बंगाल में हैं। लगभग 6 महीने पहले जब मैं बंगाल में गया, तो चूँकि मैं बंगाल की बहुत सारी परिस्थितियों से अवगत नहीं था जी। और संगठनात्मक दृष्टि से कुछ कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में वहाँ काम करने का मौका मिला, तो उनमें से एक सौभाग्यशाली कार्यकर्ता मैं भी हूँ कि मुझे वहाँ काम करने का, वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ एक सहयोग करने का मौका मिला। तो जब बैठकों का दौर शुरू हुआ तो लंबा समय मुझे भी संगठन में काम करते हो गया है, लेकिन जब पहली ही बैठक हुई और पहली बैठक में जब कार्यकर्ताओं ने वहाँ का जो चित्रण किया, तो वास्तव में वो आंखों में पानी लाने वाला था। कैसा कैसा बलिदान, कैसा समर्पण, कैसी चुनौतियाँ, बड़ी चुनौतियों के सामने मुकाबला करते हुए वहाँ संघ परिवार ने, मैं कह सकता हूँ विचार परिवार ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, इसलिए वो बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। शुरू में हम लोग गए तो हमने पूछा क्या है, कैसा है जी। तो जब वहाँ की कहानियाँ हम सुनते थे तो लगता है ये वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन पहली बैठक से लेकर और आखिरी बैठक तक लगातार इस प्रकार के बलिदानियों की चर्चा हुई। मंडल की बैठक हो तो जी, उसमें भी कोई ना कोई 2 या 3 फोटो लगे होते थे, जिनको पुष्पांजलि करके आप बैठक शुरू करते थे। जी। तो पूछते थे ये फोटो किसके हैं? ये फोटो उनके हैं जिन कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ है जी। ये उनके फोटो हैं जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने जिनकी हत्या की है। ये उनके फोटो हैं जो कम्युनिस्ट सरकार में जिनका बलिदान हुआ। ये उनके फोटो हैं जो भारत माता की जय का नारा लगाते हुए और भारत माता को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने के लिए जी, उस संकल्प के साथ काम कर रहे थे। तो सामने वालों को वो गवार नहीं था, उन्हें मंजूर नहीं था, संघर्ष हुआ। तो निश्चित रूप से एक बड़ा बलिदान बंगाल में हुआ है। तो लगता है कि ये बंगाल की जो जीत है ना जी, ये कोई सामान्य जीत नहीं है, ये कोई राजनीतिक आधार पर विस्तार करने की भी जीत नहीं है जी। ये एमएलए बढ़ाने की, सरकार बनाने की, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने की, ये इसकी भी जीत नहीं है जी।
मैं कह सकता हूँ ये वर्षों से सतत संघर्ष करते हुए जो कार्यकर्ताओं ने बलिदान किया है, पूरा पूरा जीवन दे दिया, ये उनके सपनों की जीत है। और उसी का परिणाम है कि बंगाल की जीत हुई। लाखों लोग सड़कों पर थे जी। जिस दिन परिणाम आया। मैं बंगाल में ही था जी। तो 11 बजे के करीब जब मैं अपने जहाँ रुका था वहाँ से जब पार्टी मुख्यालय की तरफ चला तो मैंने देखा कम से कम 25 मिनट के रास्ते में 50,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर खड़े थे। बहनें, बच्चे, महिलाएं, बड़ी संख्या में लोग। लग रहा था गुलाल उड़ रहा था, लग रहा था पूरे बंगाल की सड़कें भगवा हैं। आज पूरा बंगाल भगवामय हो गया है और शायद यही सपना रहा होगा। ये खुशी का रंग, उल्लास का रंग बन गया, सुरक्षा का रंग बन गया एक तरीके से। यही सपना शायद रहा होगा। जी। और मैं तो कह सकता हूँ कि ये लाइन बोलूँ तो गलत नहीं है जी। कि खून जितना था बहाया वतन के वास्ते, एक कतरा भी ना रखा अपने तन के वास्ते। जी। यूं तो दुनिया में मरते हैं बहुत, जी। पर मौत वो है जो आए वतन के वास्ते। तो ऐसे अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए और आज सपना साकार हुआ। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती है। जी। बंगाल शुरू से ही बड़ा आर्थिक रूप से मजबूत रहा है। कलकत्ता में एक आर्थिक राजधानी के रूप में कलकत्ता रहा है। बिल्कुल। लेकिन कम्युनिस्टों की नीतियों के कारण, फिर टीएमसी सरकार की नीतियों के कारण, और मैं कहूँगा कि दुराग्रही नीतियों के कारण बंगाल की हालत बेहद बेहद खराब हुई। और उसी का परिणाम था कि रोजगार के लिए पलायन हुआ, जी। बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। और वो बंगाल, हंसता खेसता बंगाल, एक तरह से घुसपैठियों के लिए सबसे एक सुरक्षित स्थान बन गया। जो आतंकवाद को पसंद करते हों, जिनकी भावनाएं दूसरे देश के साथ जुड़ी हों, जो बंगाल को डिस्टर्ब करना चाहते हों, ऐसे बहुत सारे लोगों को वहाँ की सरकारों ने राजनीतिक संरक्षण में प्रवेश कराने का काम किया। तो सपना था विचार परिवार का कि कैसे राजनीतिक आधार पर भी सशक्तिकरण हो, जो ऐसे लोगों के लिए पॉलिसी हो, ये लोग जाएं देश को छोड़ करके, और ऐसे लोग जो अराजक हैं जिनके कारण यहाँ का माहौल ख़राब है। तो उसी सपने को देखते हुए एक बड़ा काम उम्मीद है ये कि घुसपैठ पे लगाम कड़ी लगने वाली है। नहीं, मैं समझता हूँ कि उनके सपनों की सरकार है जी। तो जो उन्होंने सपना देखा है वो सारा सपना सरकार पूरा निश्चित रूप से करेगी। पश्चिम बंगाल के लोगों की सरकार, पश्चिम बंगाल के लोगों की सरकार, उनके सपनों की सरकार। एक बैठक में मैं, बैरकपुर एक ज़िला है जी, तो बैरकपुर ज़िले में मेरी मंडल की बैठक थी जी। तो ऐसे ही परिचय कर रहा था, छोटी बैठक थी। तो मैंने पूछा, एक बहन थी जी, तो सुमन मंडल, तो मैंने कहा बहन आपका परिचय क्या है? तो उन्होंने बड़ा बताया, मैं मंडल की मंत्री हूँ और मैं एक शक्ति केंद्र की लीडर भी हूँ, 5 बूथों पर काम करती हूँ। तो जब मैं चाय पीने गया तो एक वहाँ के मंडल अध्यक्ष ने धीरे से मुझे बताया, वो जो बहन आपके साथ फ़ोटो खिंचवा रही थी ना, 2021 में उसके पिताजी की भी हत्या हुई थी, उसके भाई की भी हत्या हुई थी। सच में मेरी आंखें नम थी कि जिनके पिता की हत्या हुई हो, जिनके भाई की हत्या हुई हो, वो डटकर खड़ी है और मंडल की मंत्री है, दायित्व लेकर के, झंडा लेकर के आगे चल रही है। वास्तव में ये मुझे लगता है कि ये जो अभी तक केस हुए हैं, संदेश खाली आया पहले, फिर आरजी कर आया, मुझे लगता है ऐसी पता नहीं ये घटनाएं तो वो हैं जो मीडिया तक पहुंची, देश के कोने कोने तक पहुंची, कुछ विदेशों तक भी पहुंची, मतलब हम सब जान पा रहे हैं जिन घटनाओं को। ऐसी कई घटनाएं होंगी, ऐसे कई दहशत भरे किस्से होंगे जो मीडिया तक नहीं पहुंच पाए होंगे, जो बाहर तक नहीं आ पाए होंगे। मुझे लगता है कि ऐसी महिलाओं का जो इनका डर, जो उनका हौसला बना, कहते हैं माँ काली की धरती है वो, तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं का एक शक्ति थी ये, जो मिलजुल कर परिणाम में आई। ऐसा आपको लगता है? नहीं, आपने संदेश खाली की चर्चा की जी। तो मेरा सौभाग्य है कि जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा था वो क्षेत्र में संदेश खाली एक सीट भी आती थी। अच्छा जी। तो पहली मीटिंग हुई तो संदेश खाली में मैंने पूछा भाई कितनी दूर है, तो कहा 3 घंटे लगेंगे जी। तो संदेश खाली पहुँचे, तो चूँकि मैं तो अनभिज्ञ था जी, तो गया तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने 5-6 कार्यकर्ता खड़े थे जी।
तो 5-6 कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, अभिनंदन किया बड़ी हिम्मत के साथ। जी। और वहाँ से जब चले तो मैंने कहा कहाँ चलना है? तो बोले मंडल की बैठक है। तो कहाँ है बैठक? जी। तो उन्होंने कहा चलो आप नाव में बैठिए। तो नाव में बैठ के जाना पड़ेगा कि यहाँ द्वीप है ना, तो अच्छा। नाव में बैठ के जाना पड़ेगा। तो हम लोग नाव में बैठे, तो गए बैठक लेने के लिए। तो नाव में से जैसे ही उतरे नदी के उस पार, तो 2 टोटो बोलते हैं वहाँ, टेम्पू। तो 2 टोटो खड़े थे कार्यकर्ता लिए हुए, बोले बैठो। तो मैंने कहा टोटो में क्यों बैठना है, कितनी दूर बैठे? बोले 600 मीटर है। 600 मीटर है तो फिर क्यों बैठना, पैदल चलते हैं। बोले साहब हमें आपको बचाना है, हम लोग तो संघर्ष करते ही हैं, इतना डर, लेकिन यहाँ लगातार हमले होते हैं, लगातार उत्पीड़न होता है, लगातार हत्याएं होती हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले एक कार्यकर्ता का पार्टी मीटिंग से लौट रहा था तो उसका दायां हाथ काट लिया। तो इस प्रकार के संघर्ष यहाँ लगातार होते हैं, इसलिए आप टोटो में बैठिए। अरे नहीं, हम सब चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो 600 मीटर हम लोग जब गए और मैंने कार्यकर्ताओं के मन पे जो जोश और जुनून देखा, और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए, भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाते हुए वो लोग 600 मीटर पैदल पैदल चले, तो उनके मन को भी बहुत अच्छा लगा और मेरे मन को भी बहुत अच्छा लगा। और मुझे आपको बताते हुए दीपिका जी बहुत खुशी हो रही है कि वो संदेश खाली जी, यहाँ शाहजहां नाम का एक गुंडा जी, एक माफिया जी, एक जिहादी जी, जो हमारी तमाम हिंदू परिवारों की बेटियों की तरफ गलत नज़रें, अपमानित करना, दुराचार करना, और कितनी संख्या में बहनों के साथ अत्याचार हुआ है। और मैं उन बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक महिला आगे निकली, रेखा पात्रा नाम की महिला, और एक महिला समूह आगे निकला और उन्होंने मजबूती से उस गुंडे को फेस किया, उन परिस्थितियों को फेस किया। विचार परिवार के सहयोग के साथ वो सभी लोग आगे बढ़े और परिस्थितियां बदली। आज उसी संदेश खाली से हमारा एक सामान्य सा कार्यकर्ता सनत सरदार, वो बड़े अंतर से जीत करके संदेश खाली का एमएलए बना है। संदेश खाली के बराबर में एक बहुत अच्छा वन क्षेत्र है, सुंदर वन, और मैंने बताया कि नाव से जाते हैं, द्वीप है, वो बहुत ही शानदार टूरिज्म का केंद्र बन सकता है। लेकिन जो संदेश खाली एक बेहतरीन टूरिज्म का केंद्र बन सकता था, उस संदेश खाली को बहनों के उत्पीड़न का, दुराचार का, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ का, इसका केंद्र बना करके वहाँ की सरकारों ने रखा। तो मैं उन बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मुझे याद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मंच से उन बहनों की तारीफ की थी कि उन बहनों ने बहुत मजबूती के साथ लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। और उन्हीं में से एक बहन रेखा पात्रा को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, वो भी हिंगलगंज से एमएलए हो गई हैं। अच्छा। और वो लोकसभा भी पिछली बार लड़ी थी, तो इस बार हिंगलगंज बराबर की सीट है संदेश खाली की, वहाँ से वो एमएलए बनी है। तो अच्छा है आपने पूछा, तो मैं उन बहनों को भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। उनके साहस को प्रणाम है सच में। और बैठक में 18 किलोमीटर चल कर के पैदल वो बैठक में आती हैं, संगठन का काम करती हैं, समाज को जोड़ने का काम करती हैं, आतताइयों के खिलाफ लड़ने का काम करती हैं। और केंद्र केवल एक है, कोई व्यक्तिगत योजना नहीं है। कई बैठकों में आता था जब हम बोलते थे सरकार आएगी तो इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो कोई बहन खड़ी होती थी कि ठीक है योजना का लाभ मिलेगा, जहाँ जहाँ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है योजनाओं का लाभ तो मिलता है, लेकिन सबसे पहले सनातन है, सबसे पहले देश है, और सबसे पहले जो संघर्ष हम लोगों ने किया है माता और बहनों की रक्षा का, सुरक्षा का, उनके आंचल को बचाने का, सबसे पहले हमारा एजेंडा वो है। और हमें लगता है कि ये सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हमारा एजेंडा, माँ काली की धरती है ना, वो माँ काली की धरती है। और माँ काली को प्रेरणा मानते हुए वो तमाम हमारी बहनें वहाँ मजबूती के साथ काम करती हैं। निश्चित रूप से मैं उनको वंदन करना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। वहीं संदेश खाली के पास एक सीट है, उसका नाम है मीना खान। अच्छा। और मीना खान में एक दिन एक मंडल की बैठक में मैं गया जी। तो एक परिवार में भोजन था। तो जब परिवार में भोजन के लिए मैं गया तो मैंने पूछा कि ये बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हैं, आप क्या करते हैं? तो उनका छोटा सा घर था, तो घर के कमरे के अंदर बाहर गैलरी थी, उसमें आंगन था छोटा, उसमें तो मूर्तियाँ खड़ी थी। तो उन्होंने कहा ये हमारे एक प्रजापति समाज का घर है और ये हिंदू समाज का एक बहुत ही एक स्तंभ परिवार है और ये बड़े मूर्तिकार हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। तो मैंने कहा मूर्तियाँ बनाते तो भैया इतनी सारी मूर्तियाँ क्यों रखी हैं? आप वो सब तारीफ कर रहे हैं आपके सारे कार्यकर्ता, आप बहुत सुंदर मूर्ति बनाते हो, मैंने देखा भी है बहुत सुंदर मूर्ति खड़ी है, फिर ये इतनी सारी घर में क्यों लगी हैं? तो बोले साहब 21 के चुनाव में मैं मंडल का पदाधिकारी था और जब टीएमसी की सरकार रिपीट हुई
तो तभी से यहाँ के एमएलए ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी के बोल दिया कि कोई इनकी मूर्ति नहीं खरीद सकता। मतलब इतनी गुंडागर्दी। तो मैंने बोला भाई जब तुम्हारी मूर्ति नहीं खरीदी जा रही है तो लगातार तुम क्यों इतने दिन से मूर्ति बना रहे हो? बोले साहब कभी तो हमारी सरकार आएगी ना, वाह, कभी तो हमारे विचारों की सरकार आएगी ना। तो वैचारिक दृढ़ता कैसी होती है जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो 100 साल की एक शानदार यात्रा। तो मुझे कभी कभी याद होता है कि शुरुआती दौर में जो कार्यकर्ताओं ने किस दृढ़ता के साथ काम किया, उसी का परिणाम है आज स्वर्णिम भारत को हम देख रहे हैं। तो ऐसे ही वहाँ बड़ी दृढ़ता के साथ, चाहे आर्थिक अंकुश हो, चाहे मानसिक शारीरिक उत्पीड़न हो, सब सहते हुए उन लोगों ने केवल एक संकल्प, तेरा वैभव अमर रहे, महम दिन चार रहे न रहे, उस संकल्प के साथ उन्होंने काम किया है। उन सपनों की सरकार है ये। बहुत गंवाया है कार्यकर्ताओं ने जी, बहुत गंवाया है। एक बंगाऊ जिला है जी, तो बंगाऊ जिले के एक जिले की बैठक में मैं था जी। तो एक लगभग 65 साल उम्र रही होगी जी। तो बड़े जोश में नारे लगा रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ज़रा मैं आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ। तो फोटो हुआ। तो वहाँ के जिलाध्यक्ष ने मुझे कहा, विकास घोष, बोले आप जानते हो इनको? मैंने कहा आपका परिचय है? मैंने कहा मेरी तो पहली बैठक है। बोले नहीं, इनके बेटे की हत्या हुई थी, और जब इनके बेटे की हत्या हुई थी तो ये हत्या के 4 दिन बाद कार्यालय आए थे और इन्होंने कहा था मेरा बेटा बूथ अध्यक्ष था, तो अब मुझे बूथ अध्यक्ष बनाना है, मुझे बूथ अध्यक्ष बनाओ। उस मतलब काम को छोड़ना नहीं है, वो सपने को तोड़ना नहीं है। ये अत्याचारी कितना भी अत्याचार करे, हमें उस काम को छोड़ना नहीं, के खिलाफ सब एकजुट, ये संकल्प को छोड़ना नहीं है। इतना बड़ा संकल्प जब लोगों के मन में हो तो देर हो सकती है, लेकिन ऐसा संकल्प पूरा ना हो तो एक ऐसा तरीके कभी नहीं हो मुझे लगता है जैसे आप कहानियां बता रहे हैं, जैसे वहाँ के किस्से बता रहे हैं, जो संघर्ष की कहानियां आपने अब तक बताई, मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे हमने स्वतंत्रता के वक्त की कहानियां हम सुनते हैं, जो उनके बलिदान सुनते हैं, वो लगभग बड़ी आज़ादी है, बड़ी आज़ादी है। और मैं कह सकता हूँ कि आप देखिए, जिस राज्य की मुख्यमंत्री बोलती हो जी कि बहनों का 6 बजे के बाद सड़कों पर निकलना ठीक नहीं है, ये खुद महिला सीएम बोल रही है, खुद महिला सीएम ऑन रिकॉर्ड बोला जी। तो उस राज्य में महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा अपनी अस्मिता बचाने के लिए, कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। तो मैं अभिनंदन करता हूँ उनका, नमन करता हूँ उनको कि उन्होंने संकल्प लिया और विचार परिवार ने इसको धार देने का काम किया जी। हमारे संगठन के बड़े बड़े महारथी जी, जो सब ने अपना 100% देने का काम किया। और तपस्या तो उन्हीं कार्यकर्ताओं की है जो बरसों से एक संकल्प साधना वहाँ कर रहे हैं। मतलब लगता हो सरकार आ जाएगी तो लगता है इस बार मेहनत करेंगे तो अगली बार सरकार आ जाएगी, कभी सरकार आई कभी सरकार गई। जहाँ सरकार उन्होंने देखी नहीं और हर बार लगता था कि हार जाएंगे जी, लेकिन तो भी इतने मजबूत संकल्प के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करना, अपने दायित्व पर खड़े रहना, अपने दायित्व के साथ चलते रहना, कितनी बड़ी बात है। जब 21 में चुनाव हुआ दीपिका जी, तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने बताया कि 21 के चुनाव का परिणाम जैसे ही आया जी, और अपनी गुंडागर्दी के दम पर, बूथ कैप्चरिंग के दम पर, लोगों को वोट डालने से रोकने के दम पर, जब पुनः फिर टीएमसी सरकार आई जी, तो कहते हैं 24 घंटे के अंदर 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, 300। और कैसे कैसे एक डर के बावजूद लोग एक युवा मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री, युवा मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री उस समय थे, अब पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, मैं उनकी यहाँ मीटिंग करने गया तो उन्होंने वो रोने लगे। बोले राणा जी मैंने अपने हाथों से 16 अपने साथियों की लाशों को ढोया है, 16 विभत्स। लगता था, चूंकि हम तो पहली बार गए थे तो लगता था ये कहाँ का किस्सा हम सुन रहे हैं, ये कहाँ की बातें हम सुन रहे हैं। लेकिन मैं अभिनंदन करूँगा उन तमाम विचार परिवार के लोगों का, संघ के वरिष्ठ प्रचारकों का, कि जिन्होंने एक तरह से बिल्कुल दृष्टि गड़ाई रखी कि नहीं, लक्ष्य केवल है कि सनातन की पताका पूरे देश में फहरनी है। बंगाल के बिना
अधूरी है और यमुनोत्री से लेकर के, गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक जी। ये एकदम अध्यात्म की जो धरती है, इस धरती पर अध्यात्म को मानने वाली, संतों को मानने वाली, संतों के विचारों को समझने वाली और समाज का भला हो, देश आगे बढ़े, इन विचारों की सरकार होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ सपना पूरा हुआ है, बड़ा संकल्प पूरा हुआ है, इसलिए उल्लास है। चुनाव के दिन भी मैं देखता था बहनें नाच भी रही हैं, रो भी रही हैं। तो दो बहनें नाच रही हैं और रो रही हैं। तो एक पत्रकार, एबीपी की एक पत्रकार थी हमारी बहन, वो उनका इंटरव्यू कर रही थी जी। तो मैंने पूछा कि इंटरव्यू पूरा हो गया? तो उन्होंने मेरे पास आके बताया कि ये जो नाच रही हैं ना और रो भी रही हैं, इनके बेटे की हत्या हुई थी। तो इनके मन में एक विचार था कि कौन सा दिन आएगा जो मेरे बेटे का सपना पूरा होगा। तो इसलिए आज ये नाच भी रही हैं खुशी में और रो भी रही हैं बेटे की याद में। ऐसी ऐसी दृष्टि और एक नहीं हजारों घटनाएं हैं जी। मैं बताता रहूँगा तो मुझे लगता है कि मैं 24 घंटे भी बताऊँ तो उनके बलिदान की कहानी नहीं बता पाऊँगा, उनके संघर्ष की कहानी नहीं बताऊँगा। उनके जो विचार परिवार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, किस तरह से विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किया है। बहुत सीखने की आवश्यकता, बहुत, हम सच बताएं, हमें भी वहाँ जाकर के लगा। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन को देखते रहे अभी तक आप, और अब जब बंगाल में आपने जितना भी समय दिया, वो आप में क्या लगा, कितना अंतर है? कभी कभी मुझे लगता था 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहनों के साथ अत्याचार हुआ, बहुत सारे हमारे सनातनी भाइयों का बलिदान हुआ। मुझे लगता था कि हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं तो हमारा संघर्ष बड़ा मजबूत है, और मन में कभी कभी आता था कि हम बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल जाकर के लगा कि हमारा संघर्ष उनके संघर्ष के सामने बहुत छोटा था। सपा सरकार के सामने जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे वो उनके संघर्ष के मुकाबले बहुत छोटा था। तो बहुत श्रद्धा का, मतलब अपने ही देश में कैसे हिंदू युवतियाँ, हिंदू युवक, हिंदू लोग किस दशा में रह रहे थे अभी तक, मतलब यकीन नहीं आता, हिंदू सीएम होने के बावजूद यकीन नहीं आता ऐसा हो सकता है। कोई मंच पे जाके कलमा पढ़ता हो, कोई मंच पे जाकर के वोटों के लालच में और महिमा मंडन करता हो जी। और धार्मिक जुलूस, दुर्गा पूजा का अभियान हो तो जुलूस नहीं निकलने देंगे, इसके लिए सरकार लड़ाई लड़ती हो। सोचा नहीं था। ऐसे छोटे छोटे क्लब बनाए, मोहल्ले वाइज क्लब जी। वो क्लब कल्चर पहले तो कम्युनिस्ट की कल्चर थी जी। फिर टीएमसी ने उसको अडॉप्ट कर लिया। वो ऐसे क्लब हैं कि आप घर बनाओगे तो सीमेंट कहाँ से खरीदोगे वो तय करेगा। अच्छा, आपको ईंट खरीदेगा तो कहाँ से तय करेगा, वो क्लब तय करेगा। मतलब आप स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है, अपने फैसले लेने के लिए भी अत्याचारों की पराकाष्ठा। आप बड़ा बिजनेस करेंगे तो उनकी बिना परमिशन के कैसे करेंगे। थाने में आपका उत्पीड़न हुआ है, अत्याचार हुआ, थाने में FIR होगी तो उनकी बिना परमिशन के कैसे होगी। लगता था कोई कबीले हैं, ये कौन सी सरकार है भाई, ये अपने दबाव में। और इस तरह का मतलब वातावरण पैदा कर रखा है कि उनका जैसे एक तरह से एक उनके मन में धारणा हो कि किस तरह से हम जो भी सनातन की बात करेगा उसको कुचल के रख देंगे। इस प्रकार की धारणा के साथ वो लोग काम करते थे। लेकिन संकल्प लिया था कार्यकर्ताओं ने कि नहीं, इनको उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ भी वही पताका लहराएगा। और एक स्वामी विवेकानंद की धरती जी, और मैं कह सकता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती, सुभाष चंद्र बोस जी का वो नारा जिसने आज़ादी हम लोगों को दिलाई, तो ये वो धरती है, वो बहुत अध्यात्म की धरती है। तो ऐसी धरती पर इस प्रकार का अत्याचार जी। तो लोगों ने संकल्प लिया, नहीं ये वो धरती, वही धरती बनेगी जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का है, जो सपना सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने देखा, जिस सपने को हमारे क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने देखा, जिस सपने को रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा, उस सारे सपने को साकार करने का काम हम लोग करेंगे और अपने सपनों की सरकार बनाएंगे और अपने सपनों को
बढ़ाने के लिए, इस देश को बढ़ाने के लिए, इस देश की मुस्कुराहट के लिए बंगाल की सरकार ज़रूरी है, और सारे सनातनियों की मुस्कुराहट के लिए बंगाल की सरकार ज़रूरी है, और इसलिए सबकी मुस्कुराहट की चिंता करते हुए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। तो ये सपना लेकर के सरकार बनी है जी। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं का। मैं तो कहूँगा कि उनका ऋण है हमारे ऊपर जी, बिल्कुल, कि किस तरह से उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए किस तरह उन्होंने अपने आप को न्योछावर कर दिया। ऐसे बलिदानियों को, ऐसे त्याग करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मंच से भी, जब शुभेंदु अधिकारी जी सीएम पद की शपथ ले रहे थे, उस वक्त भी वो तस्वीरें आई जब वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो लोगों ने बड़ी चर्चा का विषय रहा ये। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी, आपने देखा होगा जब शपथ ग्रहण हुआ जी, तो एक दृश्य ऐसा था, प्रधानमंत्री जी ने मंच से जी, सीधा लेटकर नतमस्तक साष्टांग प्रणाम जी, ये वहाँ के कार्यकर्ताओं को किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि सरकार बनी है तो उन कार्यकर्ताओं के दम पर बनी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पहले तो, मुझे लगता है लगभग 15 लाख लोग रहे होंगे शपथ ग्रहण समारोह में, चूँकि मैं भी वहाँ था, इस गौरवशाली पल का साक्षी बनने का मुझे भी अवसर मिला। तो मैंने देखा पहले तो गाड़ी में बैठ करके लगभग सभी के बीच से जा करके सभी का प्रणाम किया, अभिवादन किया। अपने सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सब के बीच से जाते हुए एक एक कार्यकर्ता का अभिवादन स्वीकार किया, सबको प्रणाम किया, सबका अभिवादन किया। और जब वो मंच पर गए तो हम तो सामने बैठे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया कार्यकर्ता को जी। और एक बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, बहुत पुराने कार्यकर्ता, उनका माल्यार्पण किया, उनके चरण छुए जी। तो ये सब एक संकेत है कि ये चरण तो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के छुए जा रहे हैं, लेकिन ये संकेत उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए है जिन्होंने बलिदान किया है, समर्पण किया है। बंगाल के लोगों के लिए बहुत बड़ा भरोसा है ये और ये आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और ये उनके भरोसे पर भरोसा किया है जी। उन तमाम जो लोग लगे हुए थे बरसों से, जो सपना दिखा रहे थे, नहीं यहाँ सनातन को मानने वाली, यहाँ सनातन को बढ़ाने वाली, यहाँ विकास को बढ़ाने वाली, रोजगार को बढ़ाने वाली, समरसता को बढ़ाने वाली सरकार को लेकर के हम आएंगे जी। तो प्रधानमंत्री के भरोसे पर भी भरोसा किया और उन तमाम कार्यकर्ताओं के सपने पर भी भरोसा किया कि नहीं एक दिन जरूर हमारी सरकार आएगी, और उसी का ये परिणाम है, सुखद परिणाम है। और मुझे लगता है कि सरकार बंगाल में बनी है, अन्य राज्यों में भी हमारी सरकारें बनी हैं, असम में भी हमारी सरकार बनी है, लेकिन पूरे देश में दिवाली मनी है, पूरे देश में पटाखे छूटे हैं, पूरे देश में होली खेली गई है, क्योंकि लोगों के मन में था। और मुझे लगता था कि कई बार क्षेत्र से भी हमारे यहाँ से फ़ोन आते थे कि आप कहाँ हैं, तो हमने कहा यार बंगाल में आए हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आए हैं। तो किसी का कितना भी ज़रूरी काम होता था, वो फ़ोन पर काम बताने के बजाय बोलता था भाई साहब बंगाल ज़रूर जिताना है। तो उत्तर प्रदेश के सारे कार्यकर्ता भी यही बोलते थे, भाई साहब आप चाहे कभी आना लेकिन बंगाल ज़रूर जिताना। तो उससे लगता था कि पूरे देश के कार्यकर्ताओं के मन में एक संकल्प था कि किसी भी तरह बंगाल में सरकार आनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि वो केवल विकास के लिए नहीं, वैचारिक दृष्टिकोण के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, चूँकि आप यदि देखेंगे तो पूरा बॉर्डर स्टेट है। तो बसीरहाट जैसा ज़िला, जहाँ 1971 में 1971 में बसीरहाट में मुस्लिम आबादी 23% थी, आज आबादी बढ़ के हो गई है 70 प्लस। तो ऐसी हालत है, किस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, किस तरह से विदेशी घुसपैठिए उन लोगों को चंगुल में लेने का प्रयास कर रहे हैं, चंगुल में ले रहे हैं, किस तरह से हिंदू अत्याचारों को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो कैसा वातावरण बनता जा रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था, कार्यकर्ताओं का संकल्प जरूरी था, उनका सपना भी बहुत मजबूत था, और एक बेहतरीन एक प्रयास भी ज़रूरी था। वो समग्र प्रयास हुआ, और उस प्रयास के साथ मैं कह सकता हूँ, है ना, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से ना डिगाने पाएगी, और पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी।
लहरों की गिनती क्या करना, कायर करते हैं करने दो, जी तूफानों से सहमे जो हैं पल पल मरते हैं मरने दो। ऐसा ही संकल्प जो गीत हम शाखाओं पर सुनते हैं, जी शायद बिल्कुल। यही संकल्प उनके मन में रहा होगा और उसी संकल्प के साथ उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो कुछ जाए, भी हो जाए, लेकिन सरकार बनाना है। और यहाँ जो मैं एक रहूं ना रहूं वाला। तो बहुत शानदार ये एक पल है, जी गौरवशाली पल भी है। जी राजनीतिक आधार पर तो है, जी लेकिन मैं कहूँगा ये सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, हमारे मूल विचारों के लिए, हमारे देश के विचारों के लिए बहुत आवश्यक था। और इसके लिए बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन भी है, वंदन भी है, उनका आभार भी है। जिन लोगों ने वर्ष, हम तो थोड़े समय के लिए गए, जी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और जिन्होंने वर्षों दिया है जी, जीवन दे दिया, परिवार के लोगों को अपनी आंखों के सामने खो दिया, तो उनका संकल्प तो बहुत बड़ा संकल्प है ना। सच। तो मैं आपके माध्यम से, इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भी उनके चरणों में वंदन करता हूँ, उन सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं एक वीडियो देख रही थी, एक पत्रकार हैं, वो किसी क्षेत्र में जब चुनाव का वक्त था, चुनाव वोट डालने लोग पहुंचने वाले थे, प्रचार का वक्त चल रहा था, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला भी, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, बंगाल की बात है, और उन्होंने बोला कि एक तरफ टीएमसी का झंडा लगा हुआ है, एक तरफ बीजेपी का लगा हुआ है, दोनों में ही टक्कर लग रही है, आप किसको वोट देंगे, आपको क्या लग रहा है किसकी जीत होगी? वो नहीं बोले कुछ, बोले जाइए जाइए, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन उनके मन में, उनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, उन्होंने नहीं बोला। फिर उन्होंने पूछा कि आप किसको वोट देंगे, आप तो देंगे ना किसी को वोट, आप किसको वोट देंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, होगा होगा, फिर चले आगे बढ़ने का इशारा किया। और जैसे ही पत्रकार थोड़ा सा आगे बढ़ी हैं, उन्होंने मुस्कुरा के और पूरे जोश से कमल बोला। तो मुझे लगता है कि खौफ भी था, डर भी, जो उनके अंदर डर था कि टीएमसी के गुंडे आएंगे और पता नहीं क्या करेंगे हमारे परिवार के साथ, लेकिन एक मन में विश्वास था कि कमल खिलेगा ही। अच्छा दीपिका जी, आप बताइए कि वर्षों से जिन्होंने अत्याचार झेला हो जी जिन्होंने अपने घर के आंगन में अपने बेटे की हत्या देखी हो, जी अपने पड़ोस में देखी हो, अपने गांव में देखी हो, वो आतंक देखा हो कि गांव में लोग आए जिहादी और उनके आंखों के सामने बेटी को उठा करके ले गए, तो डर तो स्वाभाविक था ना। चूंकि उन्होंने सुना नहीं था, जी उन्होंने अखबार में पढ़ा भी नहीं था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो अत्याचार। लेकिन मन में एक विश्वास था, हम होंगे कामयाब एक दिन, और उस विश्वास के साथ ही वो लोग लगे थे, उस विश्वास के साथ ही वो लोग काम कर रहे थे। और बाद में धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के प्रयास से, कार्यकर्ताओं की दृढ़ता से आपने देखा होगा कि वो विश्वास इतना मजबूत हो चला था कि चुनाव के लास्ट चरण में एक टीएमसी का बड़ा नेता जाता है घर में, आपने वो भी वीडियो देखी होगी, और घर में जाकर के पूछता है कि ये निशान है, ये टीएमसी का निशान है, तो आपने देखा होगा। तो उस माँ ने पूछा, जो टीएमसी के ही कार्यकर्ता की माँ थी, तो उसने पूछा ठीक है वो निशान मुझे बताओ, भाजपा का निशान कहाँ है? तो वो वीडियो इतने लोगों ने देखा, तो मानो ये उनके परिवारों में भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर चल रहा था, महिला सुरक्षा, कि ये सरकार महिला सुरक्षा के विरोधी है, ये सरकार सनातन के विरोधी है, ये सरकार हिंदुत्व विरोधी है, ये सरकार इस देश की विरोधी है, ये सरकार यहाँ के व्यापार के विरोधी है, ये सरकार यहाँ के उत्थान के विरोधी है, यहाँ के युवाओं के रोजगार के विरोधी है, ये यहाँ के कर्मचारियों के विरोधी है, और कुल मिलाकर के देश के लिए ये सरकार उचित नहीं है, चूंकि ये देश विरोधी है। तो उनके मन में भी चल रहा था, ऐसी देश विरोधी पार्टी में क्यों रहना, ऐसी देश विरोधी पार्टी को मतदान क्यों करना, ऐसी राष्ट्र विरोधी, जब मुझे ही 6 बजे के बाद निकलने में संकोच महसूस हो, असुरक्षा लगे, मुख्यमंत्री बोल रही है 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, और वंदे मातरम की बात आती है तो संसद में टीएमसी विरोध करती है, कम्युनिस्ट विरोध करते हैं, महिला उत्थान की बात आती है तो विरोध करते हैं, महिला आरक्षण की बात आती है तो विरोध करती हैं, राम मंदिर की बात आती है तो विरोध करते हैं, 370 की बात आती है तो विरोध करते हैं, विकास का कोई मुद्दा आता है तो विरोध करते हैं। एक एक विकास की आप नजीर देखो, 27 साल लगे एक ब्रिज बनने में। मैं गया घूमते घूमते, मैंने पूछा ये ब्रिज बना, बोला 27 साल लगे साहब। 27 साल। जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ 2 साल में शिलान्यास भी हो रहा है, उद्घाटन भी हो रहा है। तो उन्हें लगा, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ,
मैं जहाँ रुका था जी वहाँ से बसीराट एक ज़िला है, बंगाओं एक ज़िला है, जी दोनों की दूरी लगभग एक की 80 किलोमीटर थी, एक की 65 किलोमीटर थी। जी तो जब मेरी मीटिंग लगती थी तो मैंने पहले दिन पूछा कि मुझे वहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा। जी बोला राणा जी सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। अरे 65 किलोमीटर है भाई, जल्दी हम्म। क्यों निकलना, अपन लोग 8 बजे निकलेंगे और 10 बजे हमने बैठक का समय दिया है तो आराम से 9 बजे पहुँच जाएंगे। बोला 3.5 घंटे लगेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड माना मैक्सिमम 25 किलोमीटर 1 घंटे का एवरेज आएगा। 25 किलोमीटर 1 घंटे। इन परिस्थितियों से लोग जूझ रहे हैं। एक हमारे कार्यकर्ता है, उनके घर गया तो उनकी बेटी IIM से MBA कर रही है। जी तो मैंने पूछा बेटा क्या कर रहे हो, कि MBA कर रही हूँ। कैसे जाते हो? जाती हूँ ट्रेन में बैठ करके। तो कितना समय लगता है? तो लोकल ट्रेन है। तो कितना समय लगता है? बोले अब थोड़ी सहूलियत मिली है क्योंकि केंद्र में एक विकासवादी सरकार है, वरना इतनी बुरी हालत थी कि मुझे 17 किलोमीटर मेरा कॉलेज है, 17 किलोमीटर जाने में मुझे लगभग 3.5-4 घंटे लगते थे। 3.5-4 घंटे तो सिर्फ ऐसी जाने हालत में वो लोग जी रहे हैं। जी तो उनकी तो उम्मीदें होना स्वाभाविक है, उनकी कल्पना भी स्वाभाविक है। और ऐसी मैं कहूँगा कि अत्याचारवादी सरकार वहाँ की गई है। लोगों में जोश है, जुनून है, उत्साह है, वो सपना भी है और निश्चित रूप से वो सपना भी पूरा होगा। मैं बस एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आरजी कर वाला मामला, जैसे अभी मैं देख रही थी, एक वीडियो भी देखा मैंने, आरजी कर में एक इंटरव्यू ले रही हैं हमारी महिला पत्रकार, परमिशन लेके परिसर में गई, उसके बावजूद भी जब जैसे ही महिला ने, जो युवा थे वो तो उतना ज़्यादा नहीं बोल रहे थे कुछ, लेकिन एक महिला स्टूडेंट थी वहाँ की, उन्होंने बोलना शुरू किया जैसे ही वहाँ के अत्याचार के बारे में, गार्ड्स के पास किसी का फ़ोन आया और गार्ड्स ने उनके साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी छात्रों से। पूछा तो उन्होंने कहा कि अब इनकी पढ़ाई का समय हो गया है, पढ़ाई का ज़िम्मा गार्ड्स ले रहे थे वहाँ, क्योंकि बात शासन पे आ गई थी, वहाँ की सरकार पर आ गई थी। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा गंभीर है। इस मुद्दे को लेके भी वहाँ के स्टूडेंट्स में, वहाँ की महिलाओं में गुस्सा है, नाराज़गी है, चिंता है। देखिए आपने देखा होगा आजकल की घटना तो बहुत ही भावुक करने वाली घटना जी, है। एक मेडिकल की छात्रा, जी, एक माँ की आंखों का सपना, जी, एक देश की धरोहर, जी, कैसे कितनी बड़ी दुर्घटना उस बहन के साथ होती है। और मैं अभिनंदन करना चाहूँगा जरूर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कि उन्होंने उस माँ को टिकट दिया, इसलिए नहीं कि उसको विधायक बनाना है। रेखा पात्रा को टिकट दिया इसलिए नहीं कि उसको MLA बनाना है। संदेश खाली में सना सरदार जैसे लोग, इसलिए कि ये ही कल आवाज़ बुलंद करेंगे इन बहनों की। जी, ये बहनों की आवाज़ बुलंद करेंगे। जो अत्याचार हुआ है इन्होंने देखा है, झेला है, अपनी आंखों से देखा है। तो ऐसे लोग सदन में भेजे हैं। और ऐसी, मैं अभी एक दिन कार्यालय में था जी, तो एक हमारे भारतीय जनता पार्टी में मोर्चा है, जी, अनुसूचित मोर्चा, तो एक कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ काम कर रहा था, तो अच्छे से मिला। तो मैं वहाँ बैठा था कार्यालय में, हमारे आदरणीय सुनील बंसल जी वहाँ संगठन के प्रभारी थे उनके पास। तो जब वो चला गया कार्यकर्ता तो उन्होंने मेरे से कहा जी, कि इन्हें जानते हो आप? मैंने कहा मैं जानता हूँ, ये महामंत्री हैं अनुसूचित मोर्चे के, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। बोले इनकी बहन के साथ दुराचार हुआ था 2021 में। अच्छा, मैं उस कार्यकर्ता का जोश देख रहा था, है ना, कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो कैसे, कितनी बड़ी घटनाओं के बाद भी वो टूटे नहीं, इतने बड़े अत्याचार के बाद भी वो टूटे नहीं। संकल्प को साधना है, इस कल्पना के साथ उन्होंने काम किया। एक नहीं हजारों किस्से हैं साहब। घरों में घुस गए लोग, वो सामूहिक दुराचार किया बहनों के साथ, गांव को घेर लिया, कई कई हजार लोगों ने गांव को घेर लिया। कैसे निकल करके भागोगे? लेकिन वो डिगे नहीं कि अत्याचारियों जितना अत्याचार करना है करो, लेकिन हमारा संकल्प कमज़ोर नहीं है जो टूटेगा। और हमारा संकल्प है कि निश्चित रूप से बंगाल को फिर हम वही बंगाल बनाने वाले हैं जिस बंगाल से आज़ादी की चिंगारी निकली थी। वही बंगाल, ये बंगाल हमें बनाना है। और उन्हीं कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने और जो सदैव से पर्दे के पीछे काम करते हैं, जी, ऐसे विचार परिवार के संकल्प ने
एक मजबूत विचार ये भारतीय जनता पार्टी का वहाँ स्थापित हुआ है, और मैं कह सकता हूँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, और उन सपनों को साकार करने के लिए सरकार बहुत गति के साथ काम करने वाली है, और निश्चित रूप से जो संकल्प है वो पूरा होगा। जी जी। तो अभी तक मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछ रही हूँ, सरकार अभी गठन हुआ है, अभी लेंगे निर्णय जो भी होंगे, बट आपको क्या लगता है, आपने इतना समय बंगाल में दिया है, मुख्य मुद्दे होंगे जो शुभेंदु जी के शुभेंदु कैबिनेट के संकल्पों में होंगे, या जो उनके मुख्य मुद्दे हो सकते हैं जिन पे वो प्राथमिकता से तत्परता से काम करने की जरूरत है वहाँ पे? बहुत सारे विषय हैं जी बांग्लादेशी घुसपैठ है, जी फेंसिंग के लिए आप जगह नहीं दे रहे हो, सरकार कह रही है कि हम बॉर्डर पे फेंसिंग करना चाहते हैं, जी और बांग्लादेश की सरकार ने लंबे समय तक फेंसिंग के लिए जगह ही नहीं दी। कितना गंभीर विषय है, सीधे सीधे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला है। क्योंकि वो उनका वोट बैंक कम हो जाता उनका वोट बैंक कम हो जाता, उनकी तो जितनी वो राष्ट्र विरोध की बात करेंगे जी तो उन्हें लगता था उतना ही तुम्हारा वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। जी। जितनी भी डबल इंजन सरकार की सुविधाएं हैं, आप देखो कि आयुष्मान कार्ड बन जाता है तो एक कितनी बड़ी एक आवश्यकता पूरी हो जाती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। वो वहाँ नहीं बनेगा, नहीं बनाएगा, चूंकि केंद्र की योजना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है मैंने बता दिया। किसानों की हालत क्या है, किसान सम्मान निधि से वहाँ का किसान अछूता है। बहुत सारी, मैं कह सकता हूँ कि वहाँ के छात्र, एक ज़माना था कलकत्ता विश्वविद्यालय और कलकत्ता के कॉलेजों की कितनी रेपुटेशन थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आर्जिकल जैसी घटनाओं ने किस प्रकार का एक वातावरण बनाया, देश के सामने कैसी पिक्चर कोलकाता की बनाने का काम किया है, वो सारी तस्वीरें नए कैनवास में आएंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो योगी मॉडल रहा है, नारी सुरक्षा उनकी प्राथमिकता में रहा है, सुरक्षा वहाँ की उनकी प्राथमिकता में रहा है, और यूपी में इसका असर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है, क्योंकि अभी देखो अभी अभी गवर्नमेंट गई है, जो अत्याचार हुए हैं, जो गुंडे कर रहे थे वो हैं अभी, उनका दबदबा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे क्या कुछ है जो बंगाल के लोग दीपिका जी, जाने आपने देखा होगा समझे। बंगाल में जैसी सरकार आई, जी अत्याचारी सरकार गई, जी सरकार का परिवर्तन हुआ। जी तो अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, रात के 12:30 बजे जी कलकत्ता के एक रेस्टोरेंट में एक पार्टी चल रही है। जी वहाँ बहनें भाई सब नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, परिवार के साथ घूम रहे हैं। तो ये वैचारिक परिवर्तन है। बहुत सारे लोगों को तो अंदर से ही ऐसा फील आया है कि नहीं, अब ये राष्ट्र विरोधी सरकार नहीं है, अब ये बहनों के सम्मान की सरकार है, ये बहनों से दुराचार करने वाले लोगों के संरक्षण वाली सरकार नहीं है, ये दुराचार करने वाले लोगों को मिट्टी में मिला देने वाली सरकार है। तो इसलिए उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बड़ा है। और जब समग्र समाज खड़ा होता है, या सारा समाज एक विचार के साथ चलता है, जब सारा समाज एक साथ खड़ा होता है, वो तो डॉक्टर साहब ने भी कहा है ना कि सामाजिक परिवर्तन जब आता है तो समाज खुद ब खुद बदलाव की दृष्टि से आगे बढ़ने लगता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कुछ लड़ाइयाँ विचार परिवर्तन से ही होती है, विचारों से ही संभव है। और जो सरकार ने जो एजेंडे तय किए हैं, उस एजेंडों में बहुत मजबूत एजेंडा राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे प्रथम काम है, राष्ट्रीय सुरक्षा। वो एजेंडा तय किया है। वहाँ के लोगों की आवश्यकताएं, एजुकेशन और तमाम जो विषय बहनों के सम्मान के साथ जुड़े हुए हैं, बहनों के रोजगार के साथ जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के साथ जुड़े हुए हैं, किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ जो मजदूर हैं उनके जो कानून हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ 7th पे कमीशन लागू नहीं है तो वहाँ के कर्मचारियों के साथ जो जुड़े हुए हैं, वहाँ के आध्यात्मिक केंद्रों के साथ जो मुद्दे जुड़े हुए हैं, वो सारे मुद्दे सरकार के ध्यान में हैं और बहुत गति के साथ सरकार उन पर काम करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत कुछ जानने को मिला बंगाल के परिप्रेक्ष्य में भी। जैसा कि भाई साहब ने बताया, सुरेश राणा जी ने बताया हमें कि बंगाल में कमल खिलने का एक ये जो हम कहते हैं कि रण विजय हो गए, वो रण विजय एक तरीके से कमल खिलना, भाजपा का कमल खिलना नहीं, केवल उतना ही वर नहीं है। मुझे लगता है कि इन सब बातों के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि वो सनातन का कमल खिला है वहाँ पर, विश्वास का कमल खिला है वहाँ पर, विकास का कमल खिला है वहाँ पर। धन्यवाद।
है।